गुड मॉर्निंग प्यारों बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, लैंड के बारे में देखा था, लैंड कंजर्वेशन के बारे में उसको डिटेल में अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वाटर और वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल वेजिटेशन, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा वाटर। आप लोग सभी लोग जानते हो और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का 70% जो अप्रॉक्सीमेटली जो 70% एरिया है वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है ना। और जब इसको हम लोग कहाँ से देखते हैं, तो जब हम लोग इसको स्पेस से देखते हैं कि इसको अर्थ को, तो वो कैसा दिखता है, हमको ब्लू कलर का दिखता है। और आप लोग जानते हो कि 8 प्लैनेट्स में, हमारे 8 प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो अर्थ को हम लोग इसलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर पाया जाता है, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर वाटर नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उसमें से भी जो 97% जो वाटर है वो कहाँ पर है, वो ओशियंस में है, यानी कि समुद्र में है। और समुद्र का पानी कैसा रहता है, वो सलाइन रहता है, यानी कि खारा रहता है, जो हमारे पीने लायक नहीं होता। तो बच गए जो लगभग 3%, 2.7%, ये हमारे पास फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब कि जो हमारे पीने के योग्य है ना, पीने के लायक है। और वो भी जो फ्रेश वाटर 2.7% है वो कहाँ कहाँ पर है, तो कुछ ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ग्लेशियर क्या होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, इसमें जो बर्फ का जो चादर जमे रहता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। जो अंटार्कटिका में भी है, हिमालय के ऊपर में जो ग्लेशियर्स है वो हो गए। तो बहुत सारे रिवर्स हैं, यही जब पिघलते हैं तो ये रिवर का फॉर्म ले लेते हैं, लेक हो गए, झील हो गए। या जो अंडरग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, ये जो जमीन है इसके नीचे आप लोग जब जो बोर का पानी हम लोग निकालते हैं, बोलते हैं ना, तो बोर का पानी कैसे निकालते हैं, यही जमीन के नीचे जो पानी जो जमा हो गया रहता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ग्राउंड वाटर, तो ये सब हमारे फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने लायक है। इसमें से भी बहुत बड़ा पोर्शन ग्लेशियर का है, जो क्या होता है, जो हमको एक्सेसिबल नहीं है या जो हमारे पहुंच से बाहर है। तो हमारे पास में देखा जाए तो पीने के लायक बहुत कम पानी बचा हुआ है ना। और हम लोग वाटर को और किस किस के रूप में यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए तो करते ही हैं, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पानी जो है जाते रहता है तो इसको बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाकर रोका जाता है ना, डैम बनाकर रोक दिया गया। अब इस डैम के पानी को क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है, और यहाँ पर जो टरबाइन लगे रहता है वो घूमता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ऐसे बिजली बनता है। फिर इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो वाटर है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं तो वाटर कंजर्वेशन के मेथड कौन कौन से हैं। तो वाटर को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर वाटर कंजर्वेशन देखेंगे। देखिए, आजकल आप लोग जानते हो कि वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एक तो क्या हो गया, फूड हो गया, खाना हो गया, वाटर हो गया, और एयर, ये तीनों चीज़ जो है क्या है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। इसके बिना कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना। तो हमारे लिए क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग शहरों में जाएंगे तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पीने के पानी का बहुत किल्लत होता है ना। वहाँ पर जो नदियों का पानी है वो फिल्टर करके आरओ प्लांट लगाए जाते हैं, उसको ऐसे करके पूरा शहरों में सप्लाई किया जाता है। गाँव में तो उतना ज़्यादा हम लोग फेस नहीं करते हैं, लोग जो है पीने का पानी खरीद खरीद कर पीते हैं। तो क्या होता है, पीने का पानी का बहुत ज़्यादा समस्या हमको सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले जो समय में 2050 तक हमको आने वाले समय में भी और बहुत ज़्यादा पीने के पानी का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको पीने का पानी का, या जो भी हमारे पास फ्रेश वाटर के जो सोर्सेस हैं, इसको बचाना जरूरी है। तो वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, सीवेज वाटर। सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट जरूरी है ना। सीवेज वाटर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज हो गए, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो गए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में क्या होता है, जैसे जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो गए, या लेदर फैक्ट्री हो गए, है ना, या बहुत सारे ऐसे चमड़ा फैक्ट्री, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो पानी को यूज़ करते हैं, है ना, धुलाई वगैरह के लिए, जो भी हो गया, कपड़े फैक्ट्री हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो पानी, जो गंदा पानी बच गया है ना,
जो गंदा पानी है उसको क्या करते हैं, रिवर में डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब इसमें रिवर में फेंक देते हैं, मिला देते हैं। इससे क्या हो जाता है, रिवर का पानी पूरा पॉल्यूट हो जाता है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहता है, तो इसमें जो मछली है, फ्रॉग है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो भी प्रभावित होता है। तो इसी को हम लोग सीवेज वाटर बोलते हैं। या सीवेज वाटर और भी क्या होता है, जो गटर का जो पानी रहता है ना, शहरों में क्या होता है, जो नालियों से जाता है, जो सेप्टिक टैंक हो गए या जो बाथरूम्स का जो पानी जाता है, ये क्या होता है, सब एक बड़े मेन लाइन पाइप से कनेक्टेड रहते हैं और इसको लास्ट में जो रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यही सब गंदे पानी कहाँ चले जाते हैं, रिवर में। फिर इसी रिवर के पानी को फिल्टर करके जो है शहरों में ह्यूमन बींग्स को दिया जा रहा है पीने के लिए। तो अल्टीमेटली इससे हमारा ही लॉस है। तो क्या किया जाए, तो ट्रीटमेंट किया जाए, इसको सफाई करके डाला जाए। इसकी जो भी गंदगी है, इसको वाटर को जब नदी में डिस्चार्ज करते हैं, जब ड्रॉप करते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाने चाहिए और इसकी सफाई होनी चाहिए, इसकी क्लीननेस होनी चाहिए, तब फिर जाके उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, वृक्षारोपण बताया था आप लोगों को, ट्री लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। ट्री लगाने से क्या होगा, ट्री लगाने से हमारा जो रेन है, ये रेन को प्रमोट करता है, यानी कि इससे ज़्यादा हमारे पास में रेनफॉल भी होता है। प्लस ये क्या करता है, बैलेंस बनाकर रखा रहता है वाटर का जो, और ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है जो ट्री है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझते हैं। इससे पहले आप लोग को एक चीज़ और समझना पड़ेगा। जैसे देखो, पहले क्या होता था, सब मिट्टी के घर होते थे, या जो ज़मीन है वो ज़्यादातर कच्चे रास्ते होते थे। अब क्या हो गया, रोड बन गया है, बहुत सारे सीमेंट के घर बन गए हैं। तो क्या होता है, जो रेन वाटर जो रहता है वो नीचे रिस नहीं पाता है ना, परकोलेट नहीं हो पाता है, नीचे नहीं जा पाता है। अब जब नीचे ही नहीं जाएगा ज़मीन में, तो ग्राउंड वाटर कहाँ से बचेगा, है ना। इसी के कारण दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, क्योंकि पानी ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं जा पाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या सिस्टम होता है, जैसे किसी का घर हो गया, तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग छत में देखते हैं, तो इधर से नीचे से एक पाइप ला लिया जाता है और एक सोख्ता बना दिया जाता है, गड्ढा, है ना। यहाँ पर जो रेन वाटर जो आ रहा है उसको नीचे हम लोग ड्रॉप कर देते हैं सोख्ता बनाकर, और यही फिर क्या हो जाता है, नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है और ग्राउंड वाटर का लेवल रिचार्ज हो जाता है। इसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर जो हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, मतलब जो सिंचाई करते हैं खेतों में, वहां पर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है ना। तो जहाँ पर पानी का शॉर्टेज है, कमी है, जैसे कि जो डेजर्ट वाले एरिया है, यहाँ जहाँ रेनफॉल कम होता है, वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम टेक्निक का यूज़ किया जाता है ना। आप लोग देखे होंगे, जैसे ये पाइप गया तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, स्प्रिंकल लगा दिया जाता है, फुहारा के जैसा जाता है, तो इससे पानी का बचत होता है। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक भी ऐसा ही है। वो जैसे मान के चलो, ये कोई पेड़ लगा है, पौधा लगा है, तो इसके जड़ तक केवल यहीं पर ही क्या हो जाए, केवल उसके रूट को ही पानी मिले, पानी इधर उधर और ना फैले, ऐसे करके क्या कर दिया जाता है, केवल वहीं पर ड्रिप इरिगेशन लगा दिया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे क्या होता है, हमारे वाटर कंजर्वेशन में हमको हेल्प करता है और पानी की बचत हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग भी इसको केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं लेंगे, अपने डेली लाइफ में भी आप जहाँ भी देखते हैं कि जो नल खुला हुआ है या जो वाटर का वेस्टेज है उसको बंद करना है, ये आप लोगों के हैबिट में शामिल होना चाहिए। तभी जाके हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जागरूक होना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये थे वाटर कंजर्वेशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, है ना। अब इसमें आने से पहले आप लोगों ने क्लास 7th में ये पढ़ रखा है कि क्या होता है, कि लिथोस्फीयर है, जहाँ पर लैंड है, जमीन है, उस एरिया को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं, जहाँ पर वाटर बॉडीज है, उसको ओशियंस वगैरह हो गए, रिवर, लेक, ये सब हाइड्रोस्फीयर में काउंट होते हैं। जहाँ पर एयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब क्या होता है, ये तीनों का एक ऐसा एरिया मिलता है, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, उस एरिया में क्या होता है, वहीं पर क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अगर केवल लैंड ही रहे, वाटर और एयर ना रहे, तो क्या लाइफ पॉसिबल है, क्या नहीं। अगर वाटर ही वाटर रहे, एयर नहीं रहेगा, तो वहाँ लाइफ हो सकता है क्या, नहीं। तो जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब जीवन वहाँ पर क्या है, पॉसिबल है। और उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर, है ना। तो बायोस्फीयर ये टर्म है। उसके बाद फिर क्या आता है, इकोसिस्टम एक वर्ड आता है। इकोसिस्टम भी आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है। इकोसिस्टम में क्या होता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग, उस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग, आप लोगों ने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ा
पढ़ा होगा। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो जीव होते हैं ना, जैसे प्लांट हो गया और एनिमल हो गए, प्लांट एंड एनिमल, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए, जैसे लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो जब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट मिलकर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, प्लांट को क्या चाहिए, एयर वाटर ये चीज चाहिए, है ना। तो वैसे ही और तो क्या होता है, ये सब एक दूसरे में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो ये दो टर्म आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जो जितने भी आप लोग प्लांट्स वगैरह देखते हैं, है ना, प्लांट्स हो गए या ग्रास हो गए, जो घास हो गए, ये सब ये क्या होता है, सेल्फ से ग्रो करते हैं, है ना। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं ह्यूमन विथआउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब ऐसा नहीं कि जाके कोई जो ह्यूमन बींग या जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है तभी पेड़ होगा, क्या नहीं। जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है ना, बहुत सारे ऐसे ही फॉरेस्ट उगाते हैं। तो वही सब जो प्लांट्स और जो ग्रासेस हैं, घास जो है, जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, मानव हस्तक्षेप से अपने आप जो ग्रो करते हैं नेचुरली, उसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं, तो जो वन्य जीव, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, है ना, चाहे वो प्लांट जो एनिमल्स हैं, चाहे वो लैंड में रहे या वाटर में रहे, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। ठीक है। अब जो हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हो गए, उससे हमको क्या क्या मिलते हैं, ट्रीज से क्या क्या मिलते हैं, तो वुड हो गया, जलाने के लिए लकड़ी मिलता है, फ्रूट हो गया, फल हो गए, ऑक्सीजन जो हमारा, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता, बैम्बू हो गया, बांस, जो बर्ड्स हैं उनके लिए घोंसला बनाने के लिए शेल्टर मिल जाता है, उनको मेडिसिन मिलता है, बहुत सारे जो हम लोग देखते हैं हर्बल जो मेडिसिन हैं इलाज के लिए, वो भी मिल जाते हैं। गम हो गया, जो गोंद चिपकाने के लिए जो यूज किया जाता है, सॉइल इरोजन को भी रोकता है। तो नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए जो ट्रीज और प्लांट है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और उनसे हमको बहुत सारे और भी चीज़ें मिलती हैं, है ना। वैसे ही वाइल्ड लाइफ में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड हैं, इंसेक्ट हैं, या जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जैसे फिश, फ्रॉग, ये सब, टर्टल्स, है ना। तो ये सब भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। जैसे कि इनसे क्या मिलता है हमको, तो मीट मिलता है ना, जो मांस जो खाते हैं, चिकन डिनर जो करते हैं, चिकन हो गया, गोट हो गया, है ना, या फिर एग हो गया, ये सब। फिर मिल्क मिलता है काऊ से, है ना, गोट से, कैमल से, इनसे सबसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। वूल मिलता है, किससे मिलता है, सीप से। फिर हाइट्स क्या होते हैं, ये जो छाले होते हैं, जैसे अभी सावन चल रहा है तो महादेव को जो जानते हैं ना, महादेव क्या करते हैं, शंकर भगवान जो बाघ है, जो टाइगर है, उसका क्या करते हैं, उसको लुंगी के, उसका जो छाल है उसको लुंगी के रूप में लपेटे रहते हैं ना, और उसी के ऊपर में बैठे रहते हैं, ऐसे भगवा का छाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो है हाइट्स होता है। फिर हनी हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ जो है हमको वाइल्ड एनिमल से भी या वाइल्ड लाइफ से भी मिलते हैं। फिर इसको हम लोग एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं, पहले जैसे करते थे ऑक्स को, बैल को, है ना। एक आप लोग गिद्ध जानते हैं क्या, वल्चर क्या होता है, एक तो आप लोगों ने देखा होगा, बाज देखा होगा, है ना। तो उसी के फैमिली से मिलता जुलता क्या है, एक बर्ड है वल्चर, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, सफाई कर्मचारी, है ना, जो सफाई करने के काम आता है। अब वल्चर कैसे सफाई करता है, तो आप लोग पता नहीं ये देखे हैं अपने आसपास या नहीं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे बचपन में हम लोग बहुत देखते थे, ये क्या होता था, वल्चर क्या करता था, जो भी डॉग या कोई काऊ हो गया, इनका डेथ हो गया एनिमल्स का, तो ये क्या करते थे, इसका जो डेड बॉडी है आकर इसको सफा चट कर जाते थे, इसको खा पी जाते थे, और इसको इन्वायरमेंट को साफ रखने का काम करते थे। तो इसीलिए क्या होता था, इसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट। लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट होने लग गए हैं, है ना। इनका बहुत ज़्यादा नंबर में डेथ होने लग गया है, कोई बीमारी वगैरह के कारण से, है ना, डिजीज के कारण से। तो ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट से लुप्त हो रहे हैं। तो इसको बचाने का भी क्या है, जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल जो वेजिटेशन रहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, इसके भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अब ये नेचुरल वेजिटेशन कैसे होंगे, ये भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ मॉइस्चर कैसा है, मॉइस्चर मतलब रेनफॉल। अब बताइए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे मेघालय, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है, और एक है राजस्थान जहाँ पर बहुत कम बारिश होता है, क्या दोनों जगह पर वैसे ही पेड़ पौधे मिलेंगे, क्या हमको पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज मिलेंगे, यहाँ कुछ डिफरेंट हमको नेचुरल वेजिटेशन देखने के लिए मिलेंगे। तो वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर अलग है और रेनफॉल भी अलग अलग होता है। तो फॉरेस्ट जो है, अच्छा आप लोग बताइए, तो अगर
किसको किसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। मेघालय का ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? देखते हैं किसको किसको याद है। तो जो फॉरेस्ट है ना, तो सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग क्या देखते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल होगा, जैसे मेघालय में बता दिए। फिर अमेजोन का आप लोग फॉरेस्ट देखते हैं, यहाँ पर तो डेली क्या होता है, डेली 4 बजे यहाँ पर क्या होता है, शाम को बारिश होता है, डेली बारिश होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ फॉरेस्ट बन जाता है। अब उसके बाद जहाँ पर थोड़ा सा मीडियम रेनफॉल हुआ, कम रेनफॉल हुआ, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो घास के मैदान इसका मतलब ये नहीं कि सब तरफ घास ही रहेगा, पेड़ भी रहेंगे, ट्रीज भी रहेंगे, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना कि फॉरेस्ट में रहता है। तो यहाँ पर जहाँ थोड़ा कम रेनफॉल होगा वहाँ ग्रासलैंड बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा सवाना ग्रासलैंड के बारे में, अफ्रीका में पैम्पास हो गया, प्रेरीज हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रासलैंड हैं अलग अलग वर्ल्ड में। फिर उसके बाद जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, जैसे डेजर्ट वाले एरियाज में बता रहा था, वहाँ क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ, या जहाँ पर आप लोगों ने कैक्टस देखा होगा, नागफनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर में क्या होता है, ऐसे इसके जो पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं, कांटे के रूप में बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, इतना पानी का कमी के कारण से, है ना, क्योंकि यहाँ पर लेस रेनफॉल होता है। फिर एक क्या हो गया, एक टुंड्रा वेजिटेशन भी होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है पोलर रीजन में, है ना। पोलर रीजन में मतलब अर्थ में आप लोग जानते हैं कि इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं, है ना। तो जो पोलर रीजन है, इधर अंटार्कटिका हो गया और इधर आर्कटिक वाले रीजन में, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहता है। तो यहाँ पर ठंडी के कारण ही कोई ट्रीज हो या प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं हमको, टुंड्रा वेजिटेशन मतलब मॉसेस या लाइकेंस के जैसा, मतलब आप लोग काई समझ लीजिए, काई देखे हो ना बारिश में, हरे हरे कलर का या लाल लाल कलर का, इस टाइप से, इसी को क्या बोलते हैं, मॉसेस और लाइकेंस बोलते हैं। तो जहाँ पर अलग अलग रेनफॉल होगा, वहाँ जहाँ हैवी रेनफॉल होगा वहाँ फॉरेस्ट होगा, जहाँ कम रेनफॉल होगा थोड़ा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ग्रासलैंड हो जाएंगे। जहाँ बहुत कम रेनफॉल होगा या नमी बहुत कम रहेगा, जैसे डेजर्ट में हो गया, तो वहाँ क्या रहेंगे, श्रब्स रहेंगे, कटीली झाड़ियाँ रहेंगी, कैक्टस रहेंगे। और जहाँ पर बहुत ठंडी है, पोलर रीजन में वहाँ पर क्या होगा, टुंड्रा वेजिटेशन होगा, मतलब मॉसेस और लाइकेंस, मतलब कि काई जैसे वहाँ पर वेजिटेशन देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमारे लिए इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि जैसे सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा नेचुरल वेजिटेशन, है ना, डैमेज हो रहा है। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डेवलपमेंट हमने करना स्टार्ट कर दिया, रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, जगह चाहिए, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फिर इसके कारण और क्या होता है, सॉइल इरोजन होने लग गया। पेड़ क्या करता है, आप लोग को बताया है कि इसका जो जड़ है, जो रूट्स है, वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या हो गया, मिट्टी लूज हो जाएगा और यहाँ पर का जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, रेनफॉल से या फ्लड से बह के इसका कटाव हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। फिर बहुत सारे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, जैसे बता रहे हैं रोड वगैरह, डैम्स वगैरह। फॉरेस्ट फायर भी है जिसके कारण से ये क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन डैमेज होते हैं। अब फॉरेस्ट फायर क्या होता है, फॉरेस्ट में फायर लग जाते हैं, यानी कि जंगलों की आग इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको दावानल बोलते हैं, है ना। तो जंगलों में कैसे आग लग जाता है, जाके कोई माचिस मार देता है क्या सर वहाँ पर, नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग के कारण से, है ना, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जो पेड़ के जो पत्ते रहते हैं ये सूख जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा सूखे होने के कारण से क्या होता है, अगर कोई गलती से भी या गर्मी के कारण अपने आप भी उसमें फ्रिक्शन होता है, पत्तों आपस में ही क्या होता है, जब हवा चलता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और अपने आप कई बार क्या होता है, फॉरेस्ट में फायर लग जाता है। कभी कोई गलती से आसपास जो रह रहे हैं, जो पर्सन है, जो लोग हैं, वो गलती से आसपास पत्ते जलाने के लिए करते हैं, वो पूरे जंगल में फैल जाता है। तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। फिर सुनामी आता है तो आसपास के जो भी प्लांट एनिमल है वो पूरे उसमें सुनामी में या अर्थक्वेक में सबमर्ज हो जाते हैं। फिर लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण से क्या हो जाता है, ज़्यादातर हिली एरियाज में क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो लैंडस्लाइड के कारण से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर अब वाइल्ड लाइफ को इससे क्या दिक्कत है, अब जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि टाइगर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, है ना, ये जो भी अपने जो क्या है वाइल्ड लाइफ हैं, जो भी जीव जंतु हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अब उनका घर तो हमने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो वो कहाँ जाएंगे। तो आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि आज के जो जंगल के आसपास के जो गांव हैं
उनमें टाइगर का अटैक देखने के लिए मिला, हाथी आ गया, कहीं एलिफेंट आ गया। तो भाई जब हम लोगों ने इसका घर तबाह कर दिए तो वो क्या करेगा, हमारे घर में गेस्ट बन के रहने आएगा, है ना। तो यही सब चीज़ के कारण से क्या हो रहा है, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वाइल्ड लाइफ को डैमेज किया जा रहा है। अब इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो बताइए। फॉरेस्ट से हमको बहुत सारा चीज़ मिलता है, अभी बताया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, वुड हो गए, बहुत सारा चीज़। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है हमारे लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो प्लांट्स को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि सर टाइगर जो है इसका नंबर कम हो रहा है, हमको क्या मतलब है कि टाइगर मरे चाहे जिंदा हो, है ना। टाइगर एक जिंदा था, चाहे टाइगर से हमको क्या मतलब है ना। तो देखो आप लोग को इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। शायद आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला इसको बोलते हैं। जो जैसे एक कोई क्या हो गया, डियर हो गया, है ना, कोई हिरण हो गया। अब ये क्या खाता है, ग्रास खाता है। अब इसको खाने वाला कौन है, हिरण को खाने वाला कौन हो गया, तो टाइगर मान के चलो। शेर जो है वो किसको खाता है, डियर को खाता है। अब एक समय के लिए हम लोग इस एक कोई मान के चलो एक फॉरेस्ट है, यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि टाइगर वहां पर नहीं है, टाइगर मर गया है ना। टाइगर को हटा देते हैं, सब टाइगर खत्म हो गए। तो इस फॉरेस्ट में आप लोग एज्यूम कीजिए ये फॉरेस्ट है, अब यहाँ पर ग्रास है ना, और डियर है, मतलब हिरण है, हिरण बहुत सारे छोड़ दिए हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे टाइगर नहीं है तो टाइगर अगर रहता तो डियर को खा जाता, है ना, और डियर जो है ग्रास को खाता। तो टाइगर अगर नहीं है तो टाइगर नहीं है, मतलब डियर का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। डियर मान के चलो 5 थे, अब वो 10 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको टाइगर डियर को खाने वाले नहीं है, तो इनका पॉपुलेशन ग्रो करेगा। अब जब 10 हो गए, अब मान के चलो यहाँ पर ग्रास जो है वो 8 ही हिरण के खाने के लायक थे, है ना। जो ग्रास है, जो घास है, वो 8 ही हिरण के खाने के लायक थे। अब जो टाइगर है वो 5, अगर 5 रहते बाकी को टाइगर निपटा जाता, तो जो डियर बचे हैं उसके लिए घास आसानी से उपलब्ध हो जाता खाने के लिए। लेकिन डियर का नंबर बढ़ गया तो इसको खाने के लिए जो घास मिल रहा था वो कम हो गया। या जो डियर है वो क्या करेगा, घास जो भी है वो तो लिमिटेड है ना, एक टाइम के बाद खा के खत्म कर देगा। अब घास खत्म हो गया, ग्रास खत्म हो गया फॉरेस्ट में, तो डियर क्या होगा, डियर का नंबर बढ़ गया। अब डियर क्या खाएगा जब घास खत्म हो गया, तो है ना। तो वो डियर, एक डियर दूसरे डियर को, हिरण को तो नहीं खा सकता। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हिरण भी मर जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर टाइगर नहीं रहेगा तो डियर का नंबर बढ़ जाएगा, डियर का नंबर बढ़ गया तो घास उसके लिए कम हो गया, घास खत्म हो गया तो डियर मर जाएगा। तो एक के नहीं रहने से बाकी पूरा जो फूड चेन है ये क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हर वाइल्ड लाइफ का होना जरूरी है और जो नेचर है उसमें बैलेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ का हम लोग क्या होता है, उनको क्या प्रॉब्लम होता है, तो सबसे बड़ा उनका जो दिक्कत है, प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, वो है पोचिंग का। पोचिंग मतलब क्या होता है, शिकार। आप लोग देखे होंगे बहुत सी जगह पर या मूवीज में क्या होता है, हाइड या स्किन दिखाया जाता है। जो टाइगर है उसका जो है ना, उसके जो स्किन है, उसके जो छाले हैं वो दिखाया जाता है। या हाथी का जो टीथ है, नेल्स हो गया, हॉर्न हो गया, फीदर्स हो गए, जो पक्षी के जो पंख होते हैं, तो इन सब के लिए क्या होता है, उनका शिकार किया जाता है। हाथी के दांत के लिए उसको पूरे उतने बड़े हाथी को मार दिया जाता है ना। नेल्स के लिए कई कई ऐसे जो जानवर रहते हैं उसका जो नेल्स है, नाखून, उसके लिए, या उसके स्किन के लिए। तो ये सब कारण से, पोचिंग के कारण से क्या होता है, हमारे वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इनको बचाना जरूरी है। तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाना जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एरियाज को क्या कर दिया है, नेशनल पार्क बनाया है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। अब ये क्या करते हैं, मान के चलो ये क्या था, पूरा फॉरेस्ट था, है ना। फॉरेस्ट को क्या कर दिया, ऊपर से घेर दिया, इसको कंजर्व कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी आदमी अब जाके यहाँ पर शिकार नहीं कर सकेगा, वहां पर से पेड़ या लकड़ी काट के नहीं ला सकेगा। तो कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दिए, यहाँ पर लगा दिए। तो यही जो फॉरेस्ट का जो एरिया रहता है अब क्या बन गया, नेशनल पार्क बन गया। या वहाँ यहाँ पर कुछ स्पेशल जो कैटेगरीज है, जैसे टाइगर को बचाना है, एलिफेंट को बचाना है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इससे भी बड़ा एरिया होता है ना। तो जैसे आप लोगों ने जगदलपुर में बस्तर में है एक हमारे छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कई लोग गए होंगे चित्रकूट घूमने, तो वहाँ पर है आसपास में। या आप लोगों ने, बहुत सारे लोग रायपुर का जंगल सफारी देखे होंगे, है ना, जंगल सफारी घूमने के लिए गए होंगे। तो जंगल सफारी भी क्या है, एक टाइप का वहाँ पर कंजर्वेशन है, लेकिन इसको टूरिस्ट के नाम पे बनाया गया है ना। ये कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है,
तो यहाँ पर क्या होते हैं, नेशनल पार्क में आराम से जो भी है इसको कैद नहीं किया जाता। जैसे जू में क्या होता है, हमारे जो भी प्लांट जो एनिमल्स हैं उनको कैद कर लिया जाता है, पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में वो फ्रीली घूम सकते हैं जैसे उनका हैबिटेट है। बस इसको बाहर से क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कोई भी आदमी यहाँ पर जाके शिकार नहीं करेगा, पोचिंग नहीं करेगा, है ना, हंटिंग नहीं करेगा, या वहाँ पर ट्रीज वगैरह को कट करके नहीं ला सकता है। तो इसी को हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को बचाया जा सके। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर था ज्योग्राफी का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।